ये मोहम्मद अली जिन्ना का बंगला है। वो जब यहाँ से जा रहे थे तो उस बंगले की दीवारों को स्पर्श करके गए और उनके साथ उस घर में रहती थी उनकी बहन फातिमा जिन्ना। कैसा घर, एक ऐसा बंगलो जो गवाह रहा है भारत पाकिस्तान ओ के यस, विभाजन का। ओ वो यस। सारी कहानियां उसकी दीवारों ने सुनी होंगी। दिल्ली के दिल में है ये बंगला। रामकिशन दालमिया ने इसका गंगा जल से इसको धोया था। कभी किसी मस्जिद में गए हो, कभी नहीं गए, है ना। जिन्ना वाज नॉट ए रिलीजियस मैन। शाहरुख खान के फादर जो थे वो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्लामिक देश में नहीं रहेंगे, हमें गांधी के मुल्क में रहना है। जिन्ना एक ही संतान थी, उनकी बेटी, वो कहाँ गई थी। जिन्ना ने उनको पाकिस्तान चलने के लिए बोला था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। दिल्ली से जब गए ये तो दिल्ली का आखिरी आशियाना था, मतलब बिल्कुल इसी घर से मैं बता रहा हूँ। 7 अगस्त 1947 जिन्ना जो था वो पैसे का पीर था, है ना। पैसे का पीर। हाँ, पैसे का पीर था। एयर इंडिया के शेयर खरीद रहे थे वो, पैसे एयर इंडिया के शेयर खरीद रहे थे। तो जो शेयर खरीदेगा वो क्या सोचेगा कि मेरा देश बन रहा है। नमस्ते, बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं शांता सिंह। आज मेरे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल जी, जो बताते हैं, जिनका कहना है कि बंगले भी बोलते हैं। बंगले बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन सर का कहना है कि जी बहुत अच्छे से बोलते हैं और अपनी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। आज किस बंगले की वो कहानी सुनाएंगे, या आप इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बंगलों की कहानियों या बंगलों में ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिन्हें जानना आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इतिहास के सफ़र पर, बंगलों के सफ़र पर। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शांता जी। मुझे लगता है कि आज हमें बात करनी चाहिए 10 औरंगजेब रोड की जी। अब उसको 10 औरंगजेब रोड का एड्रेस हो गया है 10 APJ अब्दुल कलाम रोड। भारत और पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, ये बंगला बेहद ख़ास है। और वजह ये है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना का बंगला है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक छत्र नेता का बंगला है। ये 1943 में उन्होंने खरीदा था। और दरअसल 1940 के बाद, जब 23 मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, तो दिल्ली में गतिविधियाँ ऑल मुस्लिम लीग की काफ़ी बढ़ गई। तो उनको उनके साथियों ने बोला, जिनमें लियाकत अली खान जैसे लोग थे, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने, कि आपको दिल्ली में भी अपना एक आशियाना बना लेना चाहिए। तब उससे पहले तक कि क्लैरिजेस होटल में ठहरते थे, जो जनपद पे है, तब उन्होंने ये बंगला लिया था। ये बहुत ही राजसी किस्म का बंगला है। ये इस बंगले को उन्होंने लिया। काफ़ी और बड़ा बंगला है। ये ह्यूज बंगला है, जैसे लुटियंस दिल्ली के बंगले हैं। मैं समझता हूँ 2-2.5 एकड़ का बंगला है। ये इस बंगले को लिया और ये फिर 1943 में आए और फिर 7 अगस्त 1947 को वो यहाँ से गए। जाने की कहानी बड़ी मार्मिक है। जब कहते हैं कि जिन्ना में, मोहम्मद अली जिन्ना में किसी भी तरह का इमोशंस नहीं हुए थे, इमोशंस नहीं थे। बहुत ही वो एक कट्टर किस्म के आदमी थे और अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करते थे। लेकिन जब वो जाने लगे 7 तारीख को, 7 अगस्त 1947 का दिन था, बड़ा गर्मी थी, उमस भरा दिन था दिल्ली में। और वो जब यहाँ से जा रहे थे तो उस बंगले की दीवारों को स्पर्श करके गए, है ना। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान का सपना इतनी जल्दी साकार हो जाएगा। 7 साल में, आप 7 साल पहले 1940 में पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और 1947 में आपको आपका मुल्क मिल गया। बाकी अगर हम अपने देश के राज्यों की बात करें तो झारखंड के लिए और बाकी राज्यों के लिए लंबे आंदोलन हुए, कहीं तब कहीं जाके राज्य बने। तो जब वो जा रहे थे तो बड़ा इसको छू के गए, बार बार देख के गए। और फिर ये सफदरजंग एयरपोर्ट से इन्होंने विशेष विमान से निकले। ये कहानी मुझे, आप पूछ सकती हैं मुझे कैसे पता चली। ये कहानी मुझे बताई थी दिनेश नंदनी दालमिया जी ने। दिनेश नंदनी दालमिया जो थी वो लाला रामकिशन दालमिया की पत्नी थी। लाला राम जिन्ना और लाला रामकिशन दालमिया के बारे में सब लोग जानते हैं। बड़े उद्योगपति थे, दालमिया नगर, और बहुत उनके लंबे चौड़े कारोबार थे।
वो बंगला उनके मित्र थे दोनों, और बंगला उन्होंने जाने से पहले 2.5 लाख रुपए में उन्हें बेच दिया था। आप समझ लीजिए 2.5 लाख 1947 में, आज कितने का होगा, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे नहीं पता। तो उनको बेच दिया था वो बंगला। और उनके साथ उस घर में रहती थी उनकी बहन फातिमा जिना। वो डेंटिस्ट थी, आप जानती हैं, और वो रहती थी। और उनके घर में दिल्ली से ही पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के विचार को जो आगे बढ़ाने वाला अखबार था डॉन, दरियागंज से छपता था, तो उसके लोग आते जाते रहते थे तो वहां हम पे। कह सकते हैं कि ये जो बंगला था, यहीं पर उसकी रूपरेखा बनी विभाजन की। इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जो तैयारी हुई, देखिए उसकी जो तैयारी हुई वो वहां पे ही हुई, क्योंकि जना यहाँ पे ही थे। देखिए पाकिस्तान का प्रस्ताव तो पारित हुआ मिंटो पार्क लाहौर में, है ना, 23 मार्च 1940 को, जिसको बाद में इकबाल पार्क कहते हैं। ये बादशाही मस्जिद के पास है लाहौर में। लेकिन यहाँ पे फिर इसकी एक तैयारी हुई, रूपरेखा बनी, मतलब जब फाइनलाइज हो गया, है ना, पाकिस्तान की जो भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज थी वो यहाँ पे, मतलब जब उस टाइम जिना दिल्ली में थे तब ये तय हुई कि भाई कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा। और जब जिना जा रहे थे उस घर को बेच के, उस घर को छोड़ के, बेच के आप कह सकते हैं, तो उस सुबह के वक्त कुछ बेंगलोर के एक मुसलमानों का जत्था आया था उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप रहिए यहाँ पे, क्योंकि जिना को मालूम था कि अगर सारे भारत के लोग चले गए तो पाकिस्तान रहने लायक नहीं बचेगा, है ना। तो ज़्यादा तो पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि यूपी के मुसलमान मुख्य रूप से गए थे, पंजाब के मुसलमान गए थे, तो ये गए थे। कई दक्षिण भारत के मुसलमानों को तो पता भी नहीं है कि ये इस तरह का हुआ था। तो जिना यहाँ पे 1943 में शांता जी आ गए थे, और फिर 7 अगस्त 1947 तक गए रहे, और फिर सफदरजंग एयरपोर्ट से विशेष विमान से वो कराची गए थे। 11 तारीख को उन्होंने अपना एक भाषण भी दिया था जो बड़ी चर्चा होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान बन रहा है इसमें हिंदुओं को अधिकार, उनके मंदिरों में जाने के अधिकार मिलेंगे, मुसलमानों को उनके मस्जिदों में जाने के अधिकार मिलेंगे। तो कुछ भारत के जो सेकुलरवादी हैं उस भाषण को कोट करते हुए जिन्ना को सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। तो जब मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि वो सेकुलर थे। जो धर्म के आधार पे एक देश बनवा रहा था वो सेकुलर व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो ये जो बंगला की, मैं फिर से बंगले पे लौट रहा हूँ, तो जिन्ना जो थे, देखिए इस्लामिक मुल्क के राष्ट्रपति, एक संस्थापक थे, लेकिन इस बंगले में उन्होंने बार भी बनाया हुआ था, हाँ। है ना, बढ़िया बेस्ट, वहाँ पे शराब पी जाती थी, है ना, शराब पी जाती थी, पार्टीज होती थी। और उनके साथ ही का एक बंगला है जनपद पे, जिसका मैंने हमारे जो एपिसोड हुआ था खुशवंत सिंह जी का, उसमें जिक्र भी किया है कि वो उसमें सोबा सिंह का बंगला और जिना का बंगला ये साथ साथ है, सिर्फ बीच में एक दीवार है, एक सड़क है जिसको हम जनपद कहते हैं। तो जब खुशवंत सिंह की शादी हुई तो जिना भी उपस्थित थे उस शादी में, वहाँ पे गए थे और खूब जम के शराब पी गई वहाँ पे। ठीक है, वो जिना जिस समाज से आते थे, मुंबई का एलीट समाज था, वहाँ पे शराब पीना कोई निषेध नहीं था, है ना, और शराब पीने वाले को कोई पतित व्यक्ति भी नहीं माना जाता था। और वो समानांतर समाज से थे, अलग समाज से आए थे। तो ये बहुत ही एलिटिस्ट बंगला है। शांता जी, हुआ कि ये जिना इनको करीब 2.5 लाख का बेच के चले गए, और फिर रामकिशन दालमिया ने इसका गंगा जल से इसको धोया था, धुलवाया था। अच्छा, हाँ, इसको जबकि वो उनके मित्र थे। इनको मित्र थे। और ये बात इनको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है कि फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखी है दोनों, लापियार ने, डमक्यू लापियार ने लिखी हैं कि वो उस बंगले को धुलवाया था, उसका एक तरह से शुद्धिकरण करवाया था। वो जो थे बड़े कट्टर हिंदू थे, अलग किस्म के थे, दोस्ती अलग है। तो लेकिन उनकी जो रामकिशन दालमिया जो थे, उनकी नेहरू जी से अनबन रहती थी। तो उनको कोई संकेत दिए। ये रामकिशन दालमिया की जो बेटी है नीलिमा दालमिया, वो मेरी मित्र हैं, परिचित हैं, लेखिका भी है। उन्होंने बताया कि उनको ये कुछ आशंका हुई कि भारत सरकार इस बंगले को टेक ओवर कर लेगी, इस बंगले को टेक ओवर कर लेगी। भाई सरकार तो जो चाहे जिस बंगले को भी टेक ओवर कर सकती है ना, तो वो टेक ओवर कर लेगी। तो उन्होंने 1961 में दालमिया जी ने इस बंगले को नीदरलैंड सरकार को भेज दिया। अच्छा, नीदरलैंड सरकार को भेज दिया। तीसरे ओनर हुए नीदरलैंड को भेज दिया। हाँ। और नीदरलैंड का फिर यहाँ पे जो राजदूत है, एम्बेसडर, तब से वहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे भले ही दालमिया रहे या नीदरलैंड सर का राजदूत रहे,
लेकिन उस बंगले की पहचान जिना हाउस के रूप में ही होती है, क्योंकि जिना की शख्सियत जो भी कही है, आपको कोई आदमी पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन एक बुलंद शख्सियत तो थी जो एक देश को बना दे। देखिए, धर्म के नाम पे दुनिया में 2 ही देश बने हैं, या तो इजराइल या पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बनाने वाले तो जिना है। तो सर एक बात बताइए, जो जिन्ना साहब थे वो जब उन्होंने इस घर को बनवाया होगा, उनका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, मतलब कहा जाता है जिस समाज से वो आते थे, उन्होंने इस घर को डिज़ाइन कैसे करवाया, क्या इसकी और खासियत है घर की? नहीं, ये देखिए, इस बंगले की और क्या बिल्कुल खासियत ये है? यूरोपियन स्टाइल का बंगला है ना, ये बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल का बंगला है, और ये एक बहुत बढ़िया एक आर्किटेक्ट है ब्लूमफील्ड। नहीं देखिए, बंगला जो है शांता जी, ये पहले से बना हुआ था, ये नया बंगला नहीं था ये कि भाई प्लॉट पे बनाया, वो पहले से ही था, और बड़ा एलिटिस्ट बंगला था। करीब मैं समझता हूँ इसमें 5 बेडरूम नीचे हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, फिर बिलियर्ड्स रूम है, बार है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे हैं, करीब 10 बेडरूम और ह्यूज ड्राइंग रूम वगैरह सब कुछ है। फिर आगे बहुत बड़ा गार्डन है, और गार्डन के आगे कार को खड़ी करने के लिए पोर्च है, सारी चीज़ें हैं, और उसकी लोकेशन जो है गजब की है ना, दिल्ली के दिल में है ये बंगला। और कुछ साल पहले तक तो इस बंगले के बाहर लिखा भी था जिना, अब नहीं लिखा हुआ है ना, अब नहीं लिखा हुआ। तो ये हर लिहाज से एक बेजोड़ बंगला था है। यहाँ पे इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि देखिए, गांधी जी की जो सर्वश्रेष्ठ जीवनी लिखी गई है, गांधी जी को मैं लाना चाह रहा हूँ, सबसे अच्छी जो जीवनी लिखी है लुई फिशर ने लिखी है, उसी के आधार पर गांधी पिक्चर बनी थी। तो लुई फिशर 1946 में जब दिल्ली आए गांधी जी का साक्षात करने के लिए, उस जीवनी के लिए जो सामग्री जुटाने के लिए, तो वो पुचकुइयाँ रोड में रहते थे। गांधी जी तब पुचकुइयाँ रोड की हरिजन बस्ती में रहते थे, तो वहाँ पे रहते थे, तो और ये रहते थे क्लैरिजेस में। तो उन्होंने एक जगह लिखा है लुई फिशर ने कि मैं एक बार जिना से मिलने भी गया, तो कहते मैं क्लैरिज होटल में था, तो कहते टैक्सी पकड़ी, काली पीली टैक्सियाँ चलती थी दिल्ली में, कहते एक सरदार जी मिले मुझे ड्राइवर, वो कहते गाड़ी थोड़ी सी आगे चली और वो टैक्सी रुक गई, वो पंचर हो गया। तो कहते हैं उनके घर जाने में हम करीब 15 मिनट में लेट पहुंचा। कहते जिना बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा, है ना, अब आपसे बात नहीं करूंगा, आप लेट आए हैं। तो कहते कि एक सवाल सुन लीजिए। कहते मैंने जैसे कोई सवाल गांधी जी से जुड़ा पूछा, उन्होंने कहा ठीक है फिर कभी बाद में मिलेंगे, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये लुई फिशर उनको बताते हैं। तो इस घर में देखिए, जैसे शोभा सिंह जैसे लोग तो जाते ही थे दिल्ली में देखिए, मुस्लिम लीग का जो गढ़ थे शांता जी थे, वो थी करोल बाग, दरियागंज, पहाड़गंज मुस्लिम लीग का जिसको कहते हैं, जो जनशक्ति मिलती थी, जो बड़े आंदोलन वो होती थी, कोई बड़ी रैली है, ये सारी चीज़ें होती थी, तो यहाँ के लोग जिन्ना साहब के घर में आते थे, है ना। एक बार मुझे कोई पुराने लोग बताते थे कि रामलीला मैदान में एक जिन्ना की मीटिंग हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा, पहाड़गंज से एक जत्था आया हुआ था थोड़ा, मौलाना जिन्ना जिंदाबाद। तो जिन्ना साहब ने फौरन कहा, शट अप, आई एम नॉट योर मौलाना, आई एम नॉट योर रिलीजियस लीडर, है ना, जिन्ना जिंदाबाद बोलिए, ये काफ़ी है, मैं आपका कोई मजहबी नेता नहीं हूँ। जिन्ना बहुत अलग किस्म के नेता थे, वो अपनी पहचान एक मुस्लिम, एक धार्मिक नेता के रूप में नहीं चाहते थे, वो आपके पॉलिटिकल नेता के रूप में चाहते थे, और उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे आया, तो वहाँ पे तो गेस्ट वगैरह थे, वो रमज़ान का महीना था, तो दिन में उन्होंने लोगों को कहा कि अब सबको यहाँ पे दावत करके जाएंगे। तो उनको लोगों ने कहा कि साहब, रमज़ान का महीना, दिन में कौन सी दावत होती है ना, वो तो रमज़ान के टाइम में तो रोज़े रखे जाते हैं, वहाँ पे तो एक ही शाम को ही वो किया जाता है। जिन्ना हाउस में दावत की बात थी? नहीं, मैं ये पाकिस्तान में कर रहा हूँ, या वो इन सब चीज़ों से हटके थे। दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता कि मैंने जिन्ना को काफ़ी गंभीरता से पढ़ा है, बल्कि मेरी एक जो किताब भी आ रही है विभाजन पर, उसमें जिन्ना दिल्ली में 4-5 साल जो रहे, कभी किसी मस्जिद में गए हों, कभी नहीं गए, है ना। जिन्ना वाज नॉट ए रिलीजियस मैन, है ना, जो तो लेकिन धर्म के नाम पे उन्होंने मुल्क बनाया, सिंगल हैंडेडली, है ना। तो उसका क्या मतलब था? ये देखिए, आदमी की जिंदगी की वो है, कई कॉन्ट्रडिक्शन होते। अच्छा, गांधी बहुत धार्मिक थे, अपने आप को बार बार हिंदू कहते थे, है ना, कि मैं सनातनी हूँ। गांधी भी नहीं जाते थे मंदिर में। दिल्ली में मेरी गांधी भी तो किताब ही है, दिल्ली में गांधी सिर्फ एक बार एक मंदिर में जाते हैं, बिरला मंदिर का 1939 में जो उद्घाटन होता है उसमें जाते हैं। और किस शर्त में जाते हैं शांता जी?
कि मैं इस शर्त पे आया हूँ, उन्होंने बिरला परिवार को कहा कि मैं इस शर्त पे यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे दलितों के प्रवेश पे निषेध नहीं होगा। तो हम्म, ये एक जीवन है, हम्म, आदमी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो जिन्ना के साथ ये था। तो लेकिन यहाँ पे जिन्ना ने जिन्ना का अपना अखबार भी निकलता था, जैसे मैंने बताया डॉन। हाँ, डॉन पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, हम्म, अभी भी उसकी बड़ी पहचान है। बिल्कुल। तो और वो जैसे वो निकलता था, दरियागंज से निकलता था। और यहाँ पे वो एक व्यक्ति से बहुत परेशान रहते थे। पहले छोटा शहर था, आज की तरह तो था नहीं भाई। 1947 से पहले दिल्ली में 5-6 लाख की आबादी थी। तो जब भी कोई रैली होती थी तो एक बहुत बड़े लीडर थे, मैं उनसे उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। उनका नाम था मीर मुश्ताक अहमद साहब। मीर मुश्ताक अहमद साहब जो थे 1952, अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए 1952 के चुनाव में दरियागंज वो कूचे चलान सीट से जीते थे। तो कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थे। जिन्ना की जो सभा होती थी वो अपने 20-30-40 लोगों के साथ पहुंचते थे और उस सभा को वहाँ पे विघ्न डालते थे। तो जिन्ना उनसे बड़े एक तरह से कह सकते हैं परेशान थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ में ही थे, काफ़ी लोग नहीं भी थे। अब जैसे मैंने अब पहले हम साक्षात्कार से पहले मैं बता रहा था, ये जो दिल्ली के उपराज्यपाल रहे नजीब जंग, इनके पिताजी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं गए, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे 47 में भी बहुत सारे हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए। कुछ मुसलमान पाकिस्तान से आए भी, जिनमें शाहरुख खान के परिवार भी थे। शाहरुख खान के फादर जो थे वो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्लामिक देश में नहीं रहेंगे, हमें गांधी के मुल्क में रहना है। और दिल्ली विधानसभा का हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें एक कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी जो थे, वो चुनाव, उनके फादर बाबर साहब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। अच्छे लीडर हैं। तो बाबर साहब जो थे वो शाहरुख खान के फादर को लेके आए थे। तो ये मतलब, और बहुत सालों तक धक्के खाए थे इन लोगों ने। उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तान से क्यों आए हैं मुसलमान। तो खैर फिर वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो सर वापस लौटते हैं जिन्ना के बंगले की तरफ। जो जिन्ना का जो बंगला है, वहाँ पे आपने कहा कि उनकी बहन जो है फातिमा रहती थी। और कौन रहता था उस बंगले में? क्या ये 2-3 लोग ही इतने बड़े बंगले में रहते थे? क्या था वो? ये देखिए, मुझे लगता है कि बंगलों की यही कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि जितना बड़ा बंगला है उसमें उतने कम लोग रह रहे हैं। जिन्ना के बंगले में तो सिर्फ फातिमा जिन्ना रहती थी, और जिन्ना भी पूरे देश में ट्रेवल करते थे। नेता तो वो कोई 10 से 5 की नौकरी तो करता नहीं है कि वह वहाँ पे रहेगा। तो वो वहाँ पे फातिमा जिन्ना ही रहती थी। फातिमा जिन्ना ही रहती थी। जैसे लियाकत अली खान का आते रहते थे, जो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, या उनकी पत्नी भी आती थी। उनका नाम था गुले रैना, है ना, गुले रैना भी आती थी। गुले रैना का असली नाम जो था वो शीला था। वो एक्चुअली शीला पंत था उनका नाम। बाद में उनका परिवार ईसाई बना और फिर बाद में मुसलमान बना। वो एक अलग कहानी है। तो ये लोग आते थे, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो आते थे, जैसे पहाड़गंज, करोल बाग के आते थे। फिर दालमिया जी से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। और ये जो डील हुआ था बंगले को बेचने का, ये सिकंदरा रोड में जो रामकिशन दालमिया का घर है वहाँ पे हुआ। और दालमिया जी के दिल्ली में कई बंगले थे, एक अकबर रोड पे भी बंगला था। ये मुझे कहानी वो दिनेश नंदनी दालमिया जी ने बताया, मैंने बल्कि उन्होंने जो था सेल डीड भी मुझे दिखाई थी आज से 25-26 साल पहले। वो तो ये वहाँ पे हुआ। तो देखिए, मैंने बताया कि जिन्ना जो थे कोई बहुत वो नहीं थे कि जिनका यारबाश नहीं थे कि भाई वहाँ पे शाम की महफिल जम रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, गपशप हो रही है। काम से उनका मतलब था, है ना। तो वो कोई बहुत उस तरह से व्यक्ति नहीं थे। और मैं नहीं मानता कि वो तो बहुत लोग उनसे मिलते थे। वो गैर पॉलिटिकल लोगों से बहुत नहीं मिलते थे वो। आपने एक तरफ मतलब आपने एक बात कही, आपने कहा कि जो जिन्ना की जो शख्सियत थी वो बहुत इमोशनल आदमी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो उस बंगलों को, जिसमें हार्डली वो 4 साल रहे, जब वो यहाँ से इसको छोड़ के जाने लगे तो उसे वो छू के कर गए उसकी दीवारों को। तो ये उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मुझे लगता है, देखिए वो जब जा रहे थे, मुझे जो लगता है, मैं जिन्ना को जो थोड़ा पढ़ा, वो मुझे लग रहा है कि वो उनको ये लग रहा था कि अब शायद मेरा वापसी ना ही होगी इस भारत में। ये उनको, देखिए मैंने शांता जी पहले भी आपको बोला कि ये किसी ने कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 7 साल में तो प्रमोशन नहीं होता। हमारे ज़माने में तो 10 साल में प्रमोशन होता था।
तो 7 साल 1940 में आप पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और 47 में आपकी मांग पूरी हो रही है। झारखंड वगैरह के लिए कितना दशकों के आंदोलन चले, है ना, दशकों के आंदोलन चले। आप छत्तीसगढ़ के लिए, आप अपने देश में देख लीजिए कितने लंबे लंबे आंदोलन चले। तो उनको ये जाते वक्त शायद ये नहीं था कि मैं वापसी करूंगा। लोग कहते हैं कि वो दिल्ली के अपने बंगले से ज़्यादा बम्बई के मालाबार हिल के बंगले से तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। और उनको लोगों को कहा भी था कि वो जो बंगला है वो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार या वहाँ पे कोई यूरोपियन ही आके रहे। देखिए वो तो नहीं कहा था कि कोई मुसलमान आके रहे या हिंदुस्तानी रहे, कि बिल्कुल एक यूरोपियन स्टाइल का व्यक्ति थे ना, प्राय अंग्रेजी बोलते थे, है ना, प्राय उनको तो उर्दू भी उस तरह से नहीं आती थी। वो एक अलग किस्म के व्यक्ति थे। तो एक भावना, अच्छा कहते हैं कि जब वो अपने विमान पे चढ़ गए तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली के आसमान को देखा, है ना, देखते रहे। तो देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि बॉस अब मैं वापसी नहीं होगी इस शहर में, है ना, क्योंकि बहुत पाने के लिए कुछ छूटता भी है। तो वो छूट रहा था, बहुत कुछ छूट रहा था। तो यही है कि, और एक चीज़ मुझे कहनी जरूर पड़ेगी कि जिस जिन्ना को मुसलमानों ने अपना हीरो बनाया था, दिल्ली में उस टाइम जबरदस्त दंगे हो रहे थे। दिल्ली में उस टाइम किशनगंज, शादरा, है ना, और पहाड़गंज वगैरह में, और जिधर आपका ऑफिस था मालवीय नगर के पास बेगमबाद एक गांव में, वहाँ पे दंगे हो रहे थे। जिन्ना कहीं दंगों को रुकवाने के लिए नहीं गए, है ना, जिन्ना कहीं दंगों को रुकवाने के लिए नहीं गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, स्वीडन में रहते हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, कहते हैं कि उन्होंने कोई दंगा नहीं रुकवाया। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ गांधी जी से। गांधी जी दंगे रुकवाने के लिए, गांधी जी ने कितनी कोशिश की। नौखाली में वो हिंदुओं को बचा रहे थे, हिंदुओं को बचा रहे थे। कलकत्ता में वो मुसलमानों को बचा रहे थे। दिल्ली में वो मुसलमानों को बचा रहे थे। 27 जनवरी 1948 को गांधी जी आखिरी बार अपने घर से निकले, बिरला हाउस से, और वो मेहरौली गए। सर्दी हो रही थी भयंकर। वहाँ पे बख्तियार काकी की दरगाह में गए, उसके में गड़बड़ हुई थी उसकी। तो वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों से बोला कि नहीं, आप शांति से रहिए। कुछ डांटा भी उनको जो जाना चाह रहे थे पाकिस्तान। कहते हैं ऐसा कोई जाने का मतलब नहीं, आप रहिए, आपका देश है। तो गांधी जी लगातार करते। नौखाली तो गांधी जी का करियर का पीक था। दिल्ली में गांधी जी 9 सितंबर को आए थे। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली जल रही थी, बिल्कुल जल रही थी, और वो दंगे रुकवाने में लग गए। जिन्ना 7 तारीख को जा रहे थे, दिल्ली जल रही थी, जिन्ना ने कोई दंगा नहीं रुकवाया, वो चले गए थे। जिन्ना, मैंने बता रहा हूँ कि एक अलग किस्म का आदमी था। जिन्ना हाउस उनकी खामोशी का गवाह है एक तरीके से, जब दंगे हो रहे थे। बिल्कुल, बल्कि मैं कहता हूँ बेरुखी का है। दंगे हो रहे थे कि दंगे हो रहे हैं तो हाँ कि दंगे हो रहे हैं तो मुझे क्या लेना देना, इस तरह का एटीट्यूड था। कहते हैं कि मतलब उनकी जो बहन है फातिमा, वो तो उनके साथ थी, उनकी कदम से कदम मिला के चल रही थी। उनके परिवार के कुछ एक सदस्य थे जो उनके इस आइडिया के साथ मतलब नहीं थे कि अब देश का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने उनका विरोध भी किया था, और शायद कुछ लोग भारत में रह भी गए थे। ऐसा भी था क्या? ऑफ कोर्स, देखिए बहुत सारे जिन्ना के जो रिश्तेदार थे, जिन्ना की एक ही संतान थी, उनकी बेटी, वो कहाँ गई थी? जिन्ना ने उनको पाकिस्तान चलने के लिए बोला था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। दरअसल पिता पुत्री में बहुत अनबन थी, क्योंकि उनकी शादी में वो शादी के खिलाफ थे। जिन्ना कहते थे कि तुम किसी मुसलमान से ही शादी करो, जबकि देखिए जिन्ना ने एक पारसी से शादी की थी, है ना। तो क्या जिन्ना आखिर में आके कट्टर हो गए थे ऐसा? देखिए मतलब इस मौके पे तो वो नहीं, उन्होंने अलाउ किया, और इस वजह से उन्होंने दीना को अलाउ नहीं किया कि वो शादी करे, और वो भी मानी नहीं, और उन्होंने शादी की। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान चलने के लिए कहा, वो नहीं गई। और मुझे लगता है करीब करीब वो 60 साल के बाद पाकिस्तान गई थी दीना। और जानते हैं कि तो भारत के एक महत्वपूर्ण उद्योगपति परिवार की है। तो वो जिन्ना का घर, तो मैं जो बोल रहा हूँ शांता जी, कि भले ही जिन्ना ने अपना घर अपनी बेटी को भी नहीं दिया, उन्होंने उसे बेचा। जिन्ना ने अपना घर बेच दिया था, दिल्ली वाला घर बेच दिया था, बेटी को नहीं। उसको ये उम्मीद थी कि बम्बई का घर जो है उसकी बेटी को स्वतः स्फूर्त भाव से मिल जाएगा। वो नहीं मिला, भारत सरकार ने दिया नहीं, और उस पर डिस्प्यूट ही चलता रहा। पाकिस्तान देखिए उससे इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि देखिए उनके जो भी है, मैं जिन्ना को नहीं मानता हूँ, मैं पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान तो मानता है ना
तो वो उससे इमोशनली अटैच, वो कहते थे कि हमें ये दे दो, हम यहाँ पे अपना एक कॉन्सुलेट बनाएंगे। भारत सरकार ने उस पर कभी माना नहीं। भारत सरकार की नीति रही है, देखिए विदेश नीति जो होती है वो एक होती है, सरकार एनडीए की बने या यूपीए की बने, तो कोई किसी ने उसको माना नहीं, तो भारत ने देखा नहीं। आप मलाबार हिल्स में देख सकते हैं, मुंबई में जब जाएं तो उसको देखेंगे, जो वर्षा है मुख्यमंत्री का बंगला उसके पास ही है ये, तो वो उसको दिया नहीं, वो बहुत मेजेस्टिक बंगला है। एक्चुअली जिन्ना को भी नहीं पता था शांता जी, जिन्ना उसी साल अगस्त के महीने में तो एयर इंडिया के शेयर खरीद रहे थे। देखिए जिन्ना के लिए कहते हैं, दिल्ली के पंजाबी कुछ तो कहते थे कि जी जिन्ना जो था वो पैसे का पीर था, है ना, पैसे का पीर। हाँ पैसे का पीर था। एयर इंडिया के शेयर खरीद रहे थे, वो पैसे के एयर इंडिया के शेयर खरीद रहे थे। तो जो शेयर खरीदेगा वो क्या सोचेगा कि मेरा देश बन रहा है ना, तो वो तो शेयर खरीद रहे थे। तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी इतनी जल्दी बनेगा। तो ये खैर ये उनको जिन्ना ये इस घर को इसलिए भी बेच पाए कि भाई कोई एक बायर मिल गया, यही मानेंगे ना कि बायर मिल गया तो चले गए, वरना वो जाते नहीं। मतलब इसलिए नहीं बेचा, बॉम्बे का उन्होंने बेच नहीं पाए। दिल्ली में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर लियाकत अली खान का भी घर था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली खान ही जिन्ना को लेके आए थे, वो तो चले गए थे लंदन में। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का विचार जो है आप उसको पूरा करने के लिए आपको आना होगा, तो वो लेके आए। तो लियाकत अली खान का घर था आईटीओ के पास हार्डिंग लेन में, जिसको हम तिलक लेन कहते हैं। तो वो भी नहीं बेच पाए थे। वो जो घर है वो जो है जो तिलक, वो जो सागर अपार्टमेंट्स के साथ ही है, उसको पाकिस्तान हाउस कहते हैं। आप कह सकते हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा दो जगह लहराता है, एक तो पाकिस्तानी उच्चायोग में, और दूसरा उनके ये जो घर है ये पाकिस्तान के जो वो हैं राजदूत हैं, उच्चायुक्त जिसको कहते हैं, उनके घर में लहराता है, वो उनकी रिहाइश है। यस, वो 1947 के बाद वो जो लियाकत अली खान का घर था वो पाकिस्तान के उच्चायुक्त का घर बन गया, उनका बन गया। तो 1960 के बाद भारत में एम्बेसीज बननी शुरू हुई, चाणक्यपुरी इलाका। तो ये जो था तब तक लोग ऐसे ही करते थे, जैसे अमेरिकन एम्बेसी भी कस्तूरबा गांधी मार्ग से चलती थी, उस टाइम केरल हाउस से भी चली है, तो ये यहाँ पे से चलती थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि आप जब जिन्ना जब जा रहे थे, 4 साल तो इस बंगले में रहे ही हैं। हाँ, बेशक। जो 10 औरंगजेब रोड है, कुछ उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी, कुछ अपने साथ लेके गए क्या, या कुछ छोड़ के गए, या कुछ कह के गए कि भाई ये जो है उनके दोस्त ने खरीदा था उनसे, कि उसे इसी तरीके से रखा जाए, या इन चीज़ों को ना छेड़ा जाए, इन्हें ना बेचा जाए, या कुछ चीज़ अपने साथ ले जाना चाहते हो? देखिए वो जब गए थे तो देखिए उनके एक साथ एक एडीसी थे, और एडीसी थे और 2-4 लोग और होंगे। तो एडीसी थे एहसान अहमद था उनका नाम, बहन थी, और वो तो सामान क्या लेके गए होंगे, सामान तो मुझे नहीं लगता लेके गए हों। वो जब आदमी देश ही छोड़ रहा हो वो क्या सामान लेके जाएगा। जिन्ना को उस तरह, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत कोई अपने साथ क्या खास चीज़ होगी। जिन्ना तो बहुत किसी तरह से कोई कमी तो थी नहीं, तो लेके तो खैर नहीं गए थे। लेकिन उस टाइम दिल्ली में एक ही एयरपोर्ट था, सफदरजंग एयरपोर्ट, है ना, 1928 में बन गया था, पहले एयर स्ट्रिप था। तो यहाँ से गए थे। पालम तो 1962 में बना था, और फिर IGI बना, तो ये तब ये चले गए थे। तो लेके तो कुछ नहीं गए, और अपने दोस्त को बेच के गए, और दोस्त ने तो उसको धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया था। तो इसकी, और वो अब देखिए, पहले तो लोगों को लगता था कि मुस्लिम लीग का नेता और एक जो कारोबारी, मारवाड़ी कारोबारी में क्या दोस्ती हो सकती है। लेकिन वो दोस्ती ठीक है, लेकिन उसके कुछ आस्थाएं थी। अब मैं जो भी कहिए, वो बंगलो आज भी उसी नहीं, उसका बंगलो कमोबेश वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। मैंने देखा है वो बेंगलो देखा है। तो मैं 1-2 पार्टीज में गया हूँ, नीदरलैंड की जो एम्बेसडर की पार्टीज में, वो उन्होंने खुद भी बताया कि बेंगलो चेंज नहीं, और चेंज का पता भी चल जाता। देखिए लुटियंस दिल्ली के जो बेंगलो हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकती हैं। लुटियंस दिल्ली के बेंगलो को ये नहीं है कि आप किसी में बेसमेंट मंगवा देंगे या ऊपर कर देंगे। वहाँ पे लुटियंस दिल्ली में 30-25% तो प्राइवेट बेंगलोज भी है ना, तो वहाँ पे ये संभव नहीं है। और वो फिर वैसे ही इतना मेजेस्टिक बना हुआ है, उसको करने का कोई सवाल नहीं है। कि जिन्ना के परिवार से या कभी कोई इस बंगलो पे कभी देखने के लिए आया कि हाँ भाई, या किसी ने कहा हो कि हम इसे रिक्लेम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे ये पिता या ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा है। लेकिन वो देखिए, वो तो बिक ही गए थे ना। हाँ, वो तो जब बिक गया तो उसके बाद क्लेम क्या करोगे। अब जैसे मेरा परिवार रावलपिंडी से आया था, कई बार आपको लगता है ना कि जैसे सैफ अली खान ने खरीद लिया। हाँ, वो तो हाँ, वो वही है।
लेकिन वो मैंने बताया ना 1961 में जो था, इस बंगले को नीदरलैंड सरकार को उन्होंने बेच दिया था, रामकिशन दलमिया को। और ये भी आज तक पता नहीं चला किस भाव में बेचा था, क्योंकि बहुत शार्प आदमी थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इसको टेक ओवर कर लो गुरु, इसको अपना हिसाब बना लो, है ना। टेक ओवर में तो कुछ भी नहीं बनेगा, टेक ओवर में तो कुछ भी नहीं है ना। बनेगा। तो वो औने पौने दाम में हो जाएगा, तो उन्होंने इसको ले लिया। देखिए, एक बार बिकने के बाद अब क्या करा जा सकता है। मुझे भी मेरे जो कुछ पाकिस्तान, मेरा परिवार रावलपिंडी से आया था, तो लोग कहते हैं कि जी आपके 2 घर हैं तो आप क्लेम करो, मस्त मजाक में। देखिए, वो एक वक्त के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। एक वक्त के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन एक ऐसा घर, एक ऐसा बंगलो जो गवाह रहा है भारत पाकिस्तान ओ के यस, विभाजन का, ओ वो यस, सारी कहानियां उसकी दीवारों ने सुनी होंगी, वो बिल्कुल, सारी बातें सुनी होंगी फातिमा बिल्कुल, जिन्ना के बीच में, जो बिल्कुल। बाकी लीडर्स थे। यहाँ से गए वो, यहाँ से दिल्ली से जब गए ये तो दिल का आखिरी आशियाना था, मतलब बिल्कुल इसी घर से मैं बता रहा हूँ। 7 अगस्त 1947, बहुत दिल्ली में गर्मी पड़ी थी। अगस्त के महीने में आप दिल्ली में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा उमस भरा माहौल होता है। जुलाई और अगस्त बहुत ही बुरा महीने होते हैं मौसम के लिहाज से। तो गए थे 1-1:30 बजे, आप समझ सकती हैं किस तरह था। और सुनिए, जिन्ना हमेशा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्ना हमेशा 3 पीस सूट पहनते थे या सूट पहनते थे, लेकिन उस दिन शेरवानी पहन के गए थे, है ना। आप कई फोटो भी मिलेंगी तो बंद गले की शेरवानी, और है ना, और वो उसको पहन के गए हैं। जिन्ना का नया रूप, नया देश, नया यस यस। देखिए, ये जो है ना, ये एक्चुअली कुछ प्रतीक होते हैं, है ना। आदमी जब जाता है, देखिए एक मुशायरे में जब जाता है शायर, तो वो एक उसी अंदाज में जाता है ना। उस दिन के लिए वो थोड़ा जाम मस्जिद से किराए पे कपड़े भी लेता है। वो एक मैसेज भी देते हैं आप। मैसेज होता है, मैसेज होता है। देखिए, नेता जो है वो खादी के कपड़े जो पहनता है तो वो एक मैसेज देता है। मैं पॉलिटिक्स करना चाहूँ, है ना, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स या किसी भी पार्टी की, जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के नहीं कर सकता हूँ। फिर वो आपको थोड़ा आम बदलना, आदमी पार्टी की कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की कर पैंट सकते हैं, हाँ, आम आदमी पार्टी की कर सकते हैं। लेकिन ये मानेंगे कि आम आदमी पार्टी को कभी किसी ने पार्टी का रूप में नहीं दी, ये एनजीओ टाइप का ही मामला था, है ना। तो आम आदमी पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता हूँ। देखिए, कोई पार्टी जिसका विचार ना हो, एक पार्टियां जो होती हैं वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलती हैं, है ना। बिना आइडियोलॉजी की पार्टी, ये तो आंदोलन से बनी हुई पार्टी है ना सर। आंदोलन से जुड़ी पार्टी, कौन सा आंदोलन, नहीं उसका भी क्या, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से भरा रहा ना। देखिए, बहरहाल सर, हम वापस आते हैं अपने बंगलों की कहानी हाँ, पे, जिन्ना के बंगले की कहानी पे। देखिए, ये मैं इस, देखिए मैं, आम आदमी पार्टी का तो बंगला छिन गया है, ये उसमें नहीं, देखिए शांता जी, हम एक बंगलों की बात कर रहे हैं तो हम जरूर बात करेंगे। और एक बंगलों पे ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का जो घर था, जिसको शीश महल कहते हैं, उसके साथ वाले बंगले की, बहुत महत्वपूर्ण बंगला है। हाँ। मैं बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बंगला है सलमान रशदी के पिताजी का। अच्छा, है ना। हाँ। सलमान रशदी के पिताजी का बंगला है, और उसको लेने के लिए सलमान रशदी अभी भी हर चंद कोशिश कर रहे हैं, है ना। और वो जो बंगला जिस पे जो फिलहाल जिसका कब्जा है, वो सज्जन थे भीखूराम जैन कांग्रेस के एमपी थे, है ना, सदर बाजार चांदनी चौक सीट से। तो उनका बंगला है 6 नंबर फ्लैगस्टाफ रोड। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके जो फादर थे वो दिल्ली में वकील थे। तो सारी बात मैं इस एपिसोड में उस बंगले की नहीं करूँगा। और लेकिन मैं मानता हूँ कि सलमान रशदी हमारे समय के सबसे बड़े लेखक हैं, है ना, सबसे बड़े लेखक हैं और बेखौफ लेखक हैं। देखिए, लेखक ये है कि जो बोलना जानता हो, है ना। डरने वाला क्या लेखक होगा? जैसे खुशवंत सिंह जैसे लोग डरते नहीं थे, है ना। हम बात कर रहे थे ना एक एपिसोड में कि जब आतंकवाद का दौर था, हम लोगों ने देखा है आतंकवाद का दौर, रिपोर्टिंग की है, तब भी वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलता था आदमी, है ना। मौत का डर उसको उस तरह से नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी कलम नहीं आप रोक सकते। तो इसीलिए तो खुशवंत सिंह का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल, है ना, इसीलिए सम्मान करते हैं। तो सर, बात हो रही थी, हम जिन्ना के बंगले पे थे। हम ना जाने कितने सारे बंगले हैं दिल्ली एनसीआर में, जिनकी बहुत सारी कहानियां, उन पर भी हम आपसे तसल्ली से बात करेंगे। लेकिन जिन्ना का बंगला 4 साल रहे, इमोशनल नहीं थे, तब भी उनकी दीवारों को छू कर गए। देखिए, जिन्ना के बारे में कहते हैं वो अपने जीवन में 2 बार इमोशनल हुए। अच्छा, 2 बार हुए इमोशनल, 2 बार इमोशनल हुए। एक बार बंगला छोड़ते हुए, पहली बार जब हुए, जब उनकी पत्नी का निधन हुआ। हाँ। तो जब उसकी कब्र पे गए, तो तब वो, मतलब उनकी आंखें भीग गई थी। वो बहुत चाहते थे रतनबाई को, टूटी को, है ना। तो एक तो तब हुए, अभी वो कब्र है,
और दूसरी बार जब इस बंगले को छोड़ रहे थे, है ना, चार, क्या मेजेस्टिक बंगला है वो, उसको छोड़ रहे थे, तो वो हुए, वरना पूरा जिन्ना की शख्सियत में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। जिन्ना बहुत हार्टलेस आदमी थे कुछ मामलों में। देखिए कुछ है ना, उस मतलब जो खुल के इमोशंस जो दिखा रहे थे वो दो ही बात हुई है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमोशंस उनके दिखे नहीं, शायद इस बंगले के दरों दीवारों ने देखे हो। नहीं वो तो है, देखिए वो तो है, देख दीवारों ने तो देखा ही। देखिए बेसिकली जिन्ना जो थे वो ही वाज ए लोनर, है ना, वो लोनर थे, वो अपने कमरे में बात करते। अच्छा एक चीज मैं भूल रहा हूँ, इसी बंगले में उन पे एक बार हमला भी हुआ था। अच्छा, हाँ, एक बार हमला भी ये हुआ था। कब की बात है सर? ये मतलब ये आप समझ सकते हैं 45 वगैरह में, 46 वगैरह में एक बार हमला भी हुआ था। एक व्यक्ति आया जो कार्यकर्ता के रूप में आया, उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बच गए वो। तो हमले की भी मतलब उनके पास जानलेवा हमला हुआ, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन हमला हुआ उन पे, है ना, उन पे हमला हुआ। और जिन्ना का जो था ITO जो है, जो हम लोगों को प्रेस एरिया कहलाता है, उसके बाद एक ग्राउंड है यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, उसको कहते थे मुगल, वहाँ पे एक तरह से गार्डन था, वही था, मतलब खाली सा पड़ा था। तो वहाँ पे जिन्ना के नाम पे फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता था इसी शहर में, दिल्ली शहर में। ये उसी दौरान होता था? हाँ, देखिए उसी टाइम में होता था। उसके बाद तक तो नहीं, उसके बाद का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। उसके बाद तो 47 के बाद तो सवाल ही नहीं है। हाँ। लेकिन उस टाइम होता था, और यहाँ पे फुटबॉल एक टूर्नामेंट होता था। और मतलब जिन्ना देखिए वो लोनर थे, अपनी राजनीतिक गतिविधियों के बाद वो घर में मतलब अपना बैठना और शाम को थोड़ा सा अपने अपने तरह से ज़िंदगी को बिताना, वही रहता था उनका। तो जिन्ना लोनर थे, जिंदगी में 2 ही बार इमोशनल हुए, जैसा कि सर का कहना है। एक बार जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था, और दूसरा जब उन्होंने इस बंगले को छोड़ा था, इसकी दीवारों को वो छू कर गए थे। जिन्ना भले ही लोनर थे, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो लोनर नहीं है, वो खूब बोलती हैं। आप जाके बस उनकी कहानियों को सुनने और महसूस करने की कोशिश करिए। आपको अनगिनत किस्से इस बंगलों से जुड़े हुए मिलेंगे। आपको करना क्या, बस उठ के जाना है और उस जगह को देखना है जहाँ हमारे देश की विभाजन की कहानी लिखी गई, और जिन्ना का वो रूप सामने आया था जो उससे पहले तक देश को या लोगों को नहीं पता था। बोले भारत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी बोलते बंगले की एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।